Hello guys, thanks for watching my videos. Still I am creating the videos on 12th class preparation. Please subscribe my channel. Let's start our topic. आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सभी के मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा और शायद अगर मैं यह वीडियो देख रहा होता तो मेरे मन में भी सेम क्वेश्चन अराइव होता। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताता हूँ कि मैंने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पहले ना पढ़ाकर चैप्टर 2 क्यों पढ़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि चैप्टर 1 को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें आप लोगों की मस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चैप्टर 1 कौन सा है पहले देख लेते हैं। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम 3D इमेजिनेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद उसके डिफेक्ट्स जो होते हैं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल जब पढ़ाऊँगा तो देखेंगे। फिर कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तीसरी चीज़ आ जाती है रेगुलरिटी, मतलब डेली रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। तो इतनी बातें में ध्यान रखनी होंगी। 3D इमेजिनेशन हमारा बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और रेगुलरिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए सॉलिड स्टेट को पढ़ने में। तो जैसा कि हम कहते हैं, हम यहाँ पर सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नॉन इम्पोर्टेंट, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसलिए हमने पहले सॉल्यूशन को डिस्कस किया है ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में बना रहे। तो आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। आप थ्योरी को समझें और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को रफ कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी सॉल्यूशन। पहले देखते हैं ये चैप्टर है क्या, सॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा नेगलेक्ट रखेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो बोल देते हैं, मतलब जो राइट करते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो सॉल्यूशन कहते किसे हैं, यानी कि सॉल्यूशन विलेय प्लस विलायक। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये समांगी क्या होता है? समांगी जैसे गैस गैस का विलयन समांगी होता है। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, गैस गैस का विलयन। और विलयन के 2 घटक होते हैं। 2 घटक, विलयन के 2 घटक, वही विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। और विलयन जैसे एग्जाम्पल होगा इसका, जल में सोडियम क्लोराइड या एल्कोहल का विलयन, जल में NaCl सोडियम क्लोराइड या एल्कोहल या अमोनिया का विलयन जो है ये समांगी विलयन होता है। और विलयन की प्रवस्था एक होती है। इतनी जानकारी ठीक है।
अब देखते हैं विलेन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग डालते हैं काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। विलेन के प्रकार, पहला विलेन तन विलेन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तन विलेन, ऐसा विलेन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो, तन विलेन कहलाता है। विलायक की मात्रा तन विलेन कहलाता है। फिर सांद्र विलेन कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। अगर लिखने में दिक्कत हो जाए, वैसे मैं गलत नहीं लिखूंगा। ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलेन कहलाता है। इसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। तो तन विलेन ऐसा विलेन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो, जैसे जल की मात्रा अधिक हो, जैसे सोडियम क्लोराइड और जल का विलेन लेते हैं तो इसमें जल की मात्रा अधिक हो, तो तन विलेन होगा। और सांद्र विलेन ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, जैसे सोडियम क्लोराइड और जल का विलेन लेते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक हो। अब देखते हैं संतृप्त विलेन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलेन ऐसा विलेन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके। विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके। संतृप्त विलेन ऐसा विलेन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, जैसे जल में, जल की एक निश्चित मात्रा है, ये जल की निश्चित मात्रा, ये चीनी है। जल की एक निश्चित मात्रा में चीनी आसानी से घुल जाती है, फिर थोड़ी सी मात्रा में चीनी बढ़ाकर डालने पर और वह जल में घुलती जाती है, और ऐसा ही करते करते चीनी की मात्रा घुलते घुलते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है और ठोस चीनी विलयन की तली में बैठ जाती है। इस अवस्था को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां देखते हैं। तो पहली विधि होती है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। एक लीटर विलयन में विलेय तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। एक लीटर विलयन में तो विलयन का आयतन, फार्मूले से हम डिफिनीशन बनाते हैं, ये लीटर विलेय तुल्यांकों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर
तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल होता है। अब विलेय तुल्यांकों की संख्या, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार ई। तो सीधा सा नॉर्मलता हमारी आ जाएगी W अपान विलेय का भार ग्राम में ई वी, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलेय का आयतन, विलयन का आयतन होगा, सॉरी, ये हमारी नॉर्मलता आ गई। अब विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि आती है मोलरता। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी दिया होता है डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, विलयन, तो उनको संक्षेप में कैसे लिखते हैं? तो डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल को n/10, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल n/100, n/1000 मिली नॉर्मल, इसको हम डिनोट करते हैं। और विलयन की सांद्रता अगर निकालनी हो ग्राम प्रति लीटर में होती है, तो विलयन की नॉर्मलता अभी हमने निकाली है गुणे तुल्यांकी भार। तो विलयन की नॉर्मलता n × E, ये विलयन की सांद्रता होती है। तो अब अगली हेडिंग है मोलरता, मोलैरिटी। तो इसको देखते हैं, ये भी विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि है। मोलरता विलेय मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन। ये लीटर में होगा। 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो विलेय मोलों की संख्या n बराबर W/m। तो यहाँ पर विलेय मोलों की संख्या रख देंगे तो W/m और आयतन V। तो मोलरता हमारी हो जाए W/mV, लीटर में होगा V। अब देखते हैं मोललता। तो नेक्स्ट टॉपिक मोललता, मोलेलिटी। मोलरता और मोललता में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। एक किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको हम लिखे दे रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोलल या मोल प्रति किलोग्राम होता है।
तो मोललता कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन अपान विलायक का भार ग्राम में। या केजी में, किलोग्राम में। तो मोललता m इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे 1000। तो इससे मोललता निकल आएगी। अब एक टॉपिक और है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं इसे भी, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज विलयन के किसी एक, इसमें इसकी डिफिनेशन होगी विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या। एक घटक मतलब किसी या विलेय या विलायक। तो लिखे दे रहे हैं विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। कभी कभी एक एक नंबर में आ जाता है। विलयन का मोल प्रभाज कितना होता है, तो 1 होता है विलयन का मोल प्रभाज। अब इस यहाँ पर देखते हैं घटक क्या है। जैसे विलयन के किसी एक घटक, यानी कि एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलेय का मोल प्रभाज विलेय के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो W/m ये स्मॉल का मतलब है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, और कैपिटल का मतलब है विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। तो ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया। इसी प्रकार विलायक का मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। तो ये विलायक का एक घटक है। तो विलायक का मोल प्रभाज मतलब विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर दिए दे रहे हैं कैपिटल W/M, स्मॉल W/स्मॉल m प्लस कैपिटल W/M। और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। एक और बात, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये हमारा मोललता हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी जब ढंग से तैयार होगा ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, तब हम अगले न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और हमारा न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज चलता रहेगा, मतलब हम चैप्टर में ही उसके फार्मूले या जो भी डेरिवेशन है उसको कराते हुए न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको हम नोट ही किए दे रहे हैं। कहता है कि 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी?
तो हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, ये दिया है 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि NaCl का भार, विलेय का भार। तो NaCl का भार, जो विलेय का भार होता है उसे हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल w दिया है 5.85 ग्राम। फिर कहता है विलयन का आयतन दिया है 200 ml। ढंग से न्यूमेरिकल को पहले पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो भी दिया है उसको नोट करेंगे। V दिया है 200 ml। तो हमने पहले बताया है लीटर में जो भी वैल्यू रखनी होगी MKS में, तो लीटर 200/1000 से भाग कर देंगे तो निकल आएगा 0.2 लीटर। अब कह रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉरी, मोललता हमने लिख दिया है, यहाँ पर मोलरता होगा। मोललता भी ज्ञात हो जाएगी, लेकिन मोलरता जो कहा है क्वेश्चन वही ज्ञात करेंगे। तो मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का भार गुणे विलयन का आयतन। तो हमें W दिया है, W लिख लेंगे। W कितना दिया है 5.85। फिर ये अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो अणुभार NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार M बराबर सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन Cl का 35.5। तो 3 तो 5 58.5 होगा, 58.5। तो हमें M भी पता चल गया। अब M की जगह 58.5 रख देते हैं और V का मान 0.2 दिया ही है। अब देखते हैं, इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा किराया दे रहा हूँ। ये 1 दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो, और यहाँ के 2 दशमलव हटेंगे, नीचे 2 जीरो। ये पूरा कैंसिल, तो हाफ आएगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। मोलरता किस पे होती है, मोल प्रति लीटर। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल्स था। इसके बाद काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छे से समझना होगा। तो थोड़ा सा और टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ी सी काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन हम देख लेते हैं। अब आता है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कभी कभी डिफिनीशन आ जाती है। अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। विलायक के अणुओं को जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। मतलब कि जल को ये जाने देती है अपने भीतर होकर के, लेकिन विलेय जैसे NaCl को अपने भीतर से जाने नहीं देती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी प्राकृतिक, कोई 2 प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली बताए। तो इसमें होती है अंगूर की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, बकरे का पित्ताशय, या फिर अंडे की झिल्ली। ये सब प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली ही हैं। फिर कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, इसमें सिर्फ एक आती है कॉपर फेरोसाइनाइड।
कापर फेरो साइनाइड Cu2FeCN6। तो ये कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट परासरण पढ़ेंगे। बाह्य परासरण, अंतःपरासरण होता है, फिर विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, तो उसके अंतर्गत भी 4 होते हैं, परासरण, दावाद का अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन। तो ये सब डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। विलयन के अणुसंघ गुणधर्म काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। और हमारी ईमेल आईडी है simpletrackstudy@gmail.com।